बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये जो आपने अभी ख़बर सुनी, मैं इसको ख़बर कहूँ, वाक़या कहूँ, इसके लिए हौलनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, क्या कहूँ, मैं कुछ भी ना कहूँ, लेकिन यकीन करें हर दफ़ा जब किसी वाक़े के इस तरह का ज़िक्र होता है और उस पर बात करनी पड़ती है, दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। लेकिन आज आंसू जो हैं वो खुसूसी तौर पे अपनी तादाद में ज़्यादा इसलिए हैं कि ये जो लोग जिनको हम कहते हैं इमाम मस्जिद, ये इमाम मस्जिद नहीं होते, ये इमाम होते हैं। ये आपके निकाब में आपके साथ होते हैं, आपके जनाजों में आपके साथ होते हैं, आपकी फजर की नमाज में आपके साथ होते हैं, इशा पढ़ाने के बाद घर जाते हैं। इसके बावजूद अगर आपको कभी अल्लाह ने तौफीक दी तो इनकी ज़िंदगी की सादगी को भी ज़रा तंज करने से पहले गौर फरमाइएगा कि किस अंडर प्रिविलेज क्लास में आपने मजहबी लीडरशिप को रखा हुआ है। लेकिन एक तहफ़्फ़ुज़ जो था वो हमेशा हम समझते थे कि इनकी चले कुछ नहीं हम कर सकते, तो अपने मोहल्ले में इज़्ज़त तो है, अपने घर में इज़्ज़त तो है। आज जब वो इज़्ज़त भी बिखर जाए टू एन एक्सटेंड कि एक आदमी जो शक्करगढ़ मुजफ्फरगढ़ को छोड़ के लाहौर शिफ्ट हुआ हो इसलिए कि बेगम की ख्वाहिश ये थी और यहाँ आके उसने इमामत शुरू की हो। इमामत का मतलब है एक उसकी वो जॉब है जिस पे कि उसको शायद 10,000 रुपये महीना मिलता हो। इसके बावजूद कि वो इतनी सादा ज़िंदगी गुजार रहा है और मुबैना तौर पे एक बेटी का बाप है, अभी तक यही इल्म है। बीवी ने उसको कत्ल किया, क्यों किया ये तो पता चलेगा। लेकिन आज हशाम इलाही ज़हीर भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर में मेरा दिल वाकई दुखा हुआ है, आपने बिल्कुल दुरुस्त क्या किया। और वसीम नकवी हमारे साथ हैं, आलिया बरनी हमारे साथ हैं, सुहेल सुखेरा इंशाअल्लाह ताला डीआईजी ऑपरेशन जो है हमारे साथ होंगे, जहांगीर खान रिपोर्टर और जो शख्स मुबैना तौर पे मुल्जिम है वो भी साथ होगा। पहले जहांगीर से बात शुरू करते हैं। जहांगीर, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक कि कहां तक बात पहुंची है? थोड़ा सा इसका पस मंजर भी इसलिए बताएं कि हुआ क्या, क्यों हुआ कि कत्ल हो गया एक इमाम मस्जिद। बिलाल साहब, 27 जनवरी की रात 11:30 पर शालीमार के इलाके में कारी मोहम्मद आसिफ यूसुफी को नामालूम अफराद ने तेज़ धार आले से उनका गला काट कर कत्ल कर दिया था। और ये वाक़या मस्जिद के बालाई हिस्से पर, जहाँ पर के कारी साहब अपनी एक बीवी और 2.5 साला बच्ची के साथ रिहाइश पजीर थे, वहीं पर पेश आया। और इस वाक़े का मुकदमा मकतूल कारी आसिफ यूसुफी के भाई कारी अजमल की मुद्दत में दर्ज किया गया। जिसके बाद पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ कि इस कारी आसिफ यूसुफी के कत्ल के पीछे इसकी बीवी मुलविस है, जिसने अपने दोस्त अशरफ उर्फ उस्मान से कारी आसिफ यूसुफी को कत्ल करवाया है। मुलजिम अशरफ उर्फ उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने वारदात का एतराफ़ भी किया है। और मुलजिम मकतूल के आबाई शहर मुजफ्फरगढ़ का ही रहने वाला है। इस वक्त मुलजिम भी हमारे साथ है, इससे बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि ये कत्ल की वारदात इसने किस तरह से प्लान की और किस तरह से मकतूल की जो बीवी थी वो इस वारदात में इसकी मुआवनत कार रही और किस तरह से इसने एक इमाम मस्जिद को, एक पेश इमाम को कत्ल किया। अच्छा, ये बताएं कि किस तरह से ये वाक़या तुमने प्लान किया, कैसे कत्ल किया और इसके पीछे कौन था? उसकी बीवी के कहने पे मैंने ये सारा कुछ किया था। उसकी बीवी ने कहा कि हम दोनों भाग शादी कर लेंगे इसके कत्ल के बाद। मैंने उसे कहा कि नहीं, हम कोर्ट में चल के तलाक ले लेते हैं। कहती है नहीं। मैंने कहा भाग की शादी कर लेते हैं। कहती है नहीं। मैंने कहा ये काम मुझसे नहीं होता। कहती है तो इसमें परेशान ना हो, ये मैं बाद में सारा कुछ संभाल लूँगी। ये उसके कहने पर ये मैंने कत्ल किया है। अच्छा, यानी उसकी बीवी बज़िद थी कि तुम कत्ल ही करो, तो खुला लेने का उसके साथ कोई बात हुई कि तुम इससे डिवोर्स ले लो तो फिर मेरे से शादी करो। ये कैसे वाक़िफ़ बने? ये दोस्त का लफ्ज़ एक तो मुझे बड़ा ही अजीब-ओ-गरीब लगता है, मैं तो इसको इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। लेकिन ये जानते कैसे थे एक दूसरे को? वो एक इमाम मस्जिद की मुजफ्फरगढ़ से आई हुई औरत है, चाहे वो इलाके की भी है, ये कैसे जानकारी इनकी? मैंने कहा भाग चलते हैं। कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी उसकी बीवी के साथ सलाम दुआ ताल्लुक या दोस्ती जो तुम कह रहे हो, ये किस तरह से
शुरू हुई, कैसे एक दूसरे के साथ ताल्लुक बना? ये हम इधर लाहौर ही आ रहे थे, वहाँ से अब गांव से गाड़ी में बैठ के, तो गाड़ी में हम एक दूसरे से हमारी दोस्ती बनी थी और एक दूसरे को नंबर दिया था। गाड़ी में कहाँ से कहाँ जा रहे थे? उसके साथ कौन था, तुम्हारे साथ कौन था? उसके साथ मेरे उस वक्त तो मैं नहीं जानता था कि वो उसका शौहर है या कौन है। उसके बाद गाड़ी में बैठे थे तो मैं आगे बैठा था, वो मेरे पीछे बैठी थी, एक आगे पीछे की सीट थी। उसके साथ कोई था? हाँ, उसके साथ वो कारी साहब थे। आपके दोनों के साथ कौन था? आपके साथ कौन था और उसके साथ कौन था? मुझे नंबर लिया, मैंने नंबर उसे दिया। अच्छा, तुम्हारे साथ कौन था और उसके साथ कौन? मेरे साथ एक दोस्त थे जो गाड़ी में सफ़र करके वो भी लाहौर आ रहे थे। उसके साथ एक बच्ची थी, वो थी, और वो कारी साहब थे उसके साथ। कारी साहब भी उसके साथ मौजूद? जी। उस दौरान नंबर कैसे तुमने उससे एक्सचेंज किया? यार वो अपने शौहर के साथ जहांगीर मौजूद थी और पिछली सीट पे बैठी थी, तो इनकी कैसे वाकफियत कैसे हो सकती है इस तरह से? शौहर की मौजूदगी में? उसका शौहर उसके साथ था जब, तो तुमने उसके साथ नंबर कैसे एक्सचेंज किया, कैसे उससे नंबर मांगा? उसने इशारे में एक दूसरे को नंबर का इशारा दिया, तो उसने इशारे में मुझे बताया, तो मैंने वो सीट के साइड से उसके हाथ में नंबर पकड़ाया था। फिर जिस दिन ये कत्ल किया तुमने, उस दिन किस तरह से प्लान किया, कैसे उनके घर गए और कहाँ छुपे रहे? उसने मुझे कहा कि आप इधर इशा के टाइम आ जाना, मैं आपको एक कमरे में छुपा दूंगी, उसके बाद जो होगा मैं तुम्हें सब बता दूंगी। फिर तुमने कत्ल किया, वो तुम्हारे साथ थी उस वक्त जब कत्ल किया? उसका क्या किरदार था सारी कत्ल की वारदात? वो मेरे साथ खड़ी रही, तो उसने कहा कि ऐसा छुरी फेर दो, कत्ल कर देते हैं हम दोनों मिल के। तो मैंने कहा अगर पकड़े गए तो कहती है कि उसकी टेंशन न लो, मैं सारा खुद संभाल लूँगी। कुछ खिलाया पिलाया था कारी साहब को बेहोश करने के लिए? ये मुझे नहीं पहले पता कि उसने कुछ खिलाया या नहीं। हाँ, ये बार जब वो कारी साहब उठने के बाद वो उसे 2 थप्पड़ भी मारे थे उससे कारी साहब ने, तो उसके सर में मैंने ईंट मारी थी। ना ज्यादा दोनों की जो मुबैना दोस्ती है ये कितने अरसे तक थी, और ये अगर दोस्त थे आपस में और शादी करना चाहते हैं जैसे कि ये कह रहा है, तो फिर इन्होंने एक दूसरे को गलत नाम अपने क्यों बताए? अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी कितने अरसे से उसका साथ ताल्लुक था और तुम दोनों ने अपने नाम ही एक दूसरे को क्यों गलत बताया? वैसे वो शादी करना चाहती थी तुम्हारे साथ? मैंने कोई उसे नाम गलत नहीं बताया था। हाँ, जो आप मेरा नाम उस्मान ले रहे हैं वो मेरा उस्मान नहीं है। वो मेरे साथ एक लड़का काम करता था, तो फ़ोन मेरा घर पर पड़ा था, तो इस्माइल एक उसका लड़की का भाई ने फ़ोन किया था, तो वो उस लड़के ने मेरा फ़ोन उठाया था। मैं बाहर गया हुआ था किसी काम के लिए, तो उसने अपना नाम उस्मान बताया, तो इसलिए उसने मेरा नाम उस्मान मशहूर कर दिया। उसने तो अपना नाम क्यों गलत बताया? ये मुझे नहीं पता। जहांगीर आपके साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, इनसे जरा बात कीजिएगा कि इन्होंने अभी तक जो तफ्तीश की है ये किस नतीजे तक पहुंचे हैं? जी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है ज़मीर अहमद हमारे साथ, इनसे बात करते हैं और इनसे अब तक की तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई, क्या इंकशाफात हुए, ये इनसे बात करके इनसे जानते हैं। ज़मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़मीर साहब, ये बताइएगा कि किस तरह से ये तफ्तीश चली, कैसे इसको ट्रेस किया गया और अब तक की तफ्तीश में क्या इंकशाफात सामने आए? जी, सबसे पहले तो ये जब हमारे पास 15 की कॉल चली कि एक इमाम मस्जिद है शैलर चौक, हमारे पास मस्जिद है थाना शालीमार के दूध में, एक इमाम मस्जिद, उसका किसी ने गला काट कर कत्ल कर दिया है, तो एकदम बड़ी सनसनी फैल गई। हमारी टीमें थाने के ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन, हमारे DSP SP लेवल के अफसरान जाए वकूआ पर पहुँचे और जब देखा तो बिल्कुल एक ब्लाइंड था हमारे लिए। मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ था और ऊपर मस्जिद के सहन के ऊपर जो कमरा था कारी साहब का रिहायशी, 2 कमरे थे, एक रिहायशी कमरे में इनकी मिसेस थी, उनको लॉकअप किया हुआ था, लॉक किया हुआ था, और एक कमरा जो था वहाँ पे कारी साहब की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, बिल्कुल हमारे लिए कोई ऐसा क्लू नहीं था जहाँ से हम शुरू करते। तो हमने उसको फोरेंसिक टीम को बुलाया, उन्होंने आके अपना प्रोसेस किया, जो फोरेंसिक शहादतें थी वो इकट्ठी की, और उसके बाद हमने मुद्दई को कॉल की। मुद्दई भी मौके पर पहुंचा। मुद्दई को हमने पूछा, उसका भाई था जो इमाम मस्जिद कत्ल हुआ है, उसका बड़ा भाई था, वो भी किसी मस्जिद में इमाम मस्जिद है, तो उनसे पूछा कि किसी के साथ आपकी दुश्मनी है, कोई किसी के साथ कोई रंजिश हो, कोई आपके जहन में हो, किसी से कोई बदला हो, इंतकाम हो, किसी की ऐसी कोई कार्रवाई हो। तो उन्होंने बताया हमारा किसी के साथ कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई रंजिश नहीं है। तो इसके बाद फिर हमने उसको आगे मज़ीद तफ्तीश को वसी किया, मुख्तलिफ पैमानों के ऊपर। हमने कारी साहब की मिसेज जो थी उनका
CDR डाटा हासिल किया, कारी साहब का किया, इनके महल्लेदार थे उनको शामिल तफ्तीश किया, जो नमाजी थे उनसे पूछा कि कोई कारी साहब से किसी के साथ कोई झगड़ा हो, कारी साहब के साथ कोई किसी को नापसंद करता हो कारी साहब को। मुख्तलिफ फ़िरक़ों में होता है कि मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के फ़िरक़ों को मुखालिफ होते हैं, तो इस लेवल पर भी हमने जाके तफ्तीश की, लेकिन हमें इस लेवल पर कोई सेक्टेरियन इशू लेवल का कोई हमें केस सामने नहीं आया। हमारे पास महल्ले गली में मस्जिद के सामने एक लेडी थी सना, तो उसको हमने शामिल तफ्तीश किया। वो कारी साहब की बहन बनी हुई थी और जो कारी साहब की बीवी थी उसकी भी दोस्त थी। उसने हमारे सामने इंकशाफ किया कि कारी साहब की जो मिसेज है उसका किसी के साथ अफेयर था, एक उस्मान नामी लड़का था, उसके साथ इसका अफेयर है। तो मुझे डाउट है कि वो इन्वॉल्व ना हो। कारी साहब ने तकरीबन 1 माह कबल मुझसे ये इंकशाफ किया था, मेरे साथ ये डिस्कस किया था कि मुझे उस उस्मान नामी लड़के से ख़तरा है, तो तुम मेरे साथ चलो कचहरी में, तो वहाँ पे मैं अपना कोई स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। तो उस सना ने हमें बताया कि मैंने कारी साहब को कहा कि मैं तो औरत हूँ, मैं जा नहीं सकती, तो मैं ऐसा करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, जो भी उनका फियांसी है, इंगेजमेंट उसकी हुई थी सुलेमान, तो मैं उसको आपके साथ भेजती हूँ। तो सना ने अपने शोहर को बुलाया, अपने फियांसी को बुलाया और उसके साथ कारी साहब की मीटिंग करवाई। तो कारी साहब से उसने यही खदशा जाहिर किया कि सुलेमान के साथ कारी ने यह खदशा जाहिर किया कि आप मेरे साथ चले, मुझे डर है कि मेरी बीवी जो है वो मुझे कत्ल ना करवा दे। तो इन्होंने टाइम बनाया कि ठीक है आपको टाइम सूटेबल देख लें, हम कचहरी जाते हैं और मैं पता भी कर लेता हूँ वहाँ पे किस तरह की स्टेटमेंट देनी है, किसके पास देनी है। लेकिन किस्मत में नहीं था, वो जा नहीं सके और ये वक्त गुजरता गया और ये टाइम आ गया। इसको कहाँ से गिरफ्तार किया गया और इसमें जो कारी साहब की बीवी है, जो मर्डर हुआ, कंडक्ट जो वहाँ पर स्पॉट पे हुआ, उसमें उसका कितना किरदार? आज जो मौका है कारी साहब के साथ, आप मेरे साथ रहिएगा जहांगीर, मेरे साथ रहिएगा, आईओ ऑफिसर को भी मेरे साथ रखिएगा। वापस आके आपसे मैं इस बात पे सवाल करता हूँ। सुहेल सुखेरा जो है उन्होंने हमें कॉल पे ज्वाइन किया। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब सबसे पहले तो आप इस सारे जुर्म पे कुछ अपना एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि आप DIG ऑपरेशंस हैं, आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि ये जराइम की नौयत जो है ये किस तरफ को जा रही है और आपका इस पे क्या रद्द-ए-अमल क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ब्रदर। ये इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो हमारी सोसाइटी है इसमें इस कदर ज़्यादा ये कैरेक्टर्स में फ्लॉज आ रहे हैं, जो पहले शायद होते होंगे लाजमी, लेकिन अभी इसकी जो अमाउंट है या इसका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये इसमें मैं समझता हूँ कि जो रोल था टीचर्स का, जो फैमिली का रोल था, जो एक मोहल्ले में बड़े होते थे, बैठक होती थी जिसमें लोग कैरेक्टर बिल्डिंग करते थे बच्चों की, उन्हें अच्छी बातें बताते थे। मतलब जो अशफाक साहब और जो एक वो हमारे बड़े हैं उनका जो बीच में से जाना ये है। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि सोसाइटी में ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं जिससे आप सोचते हैं, आपको शर्म आती है कि यार क्या इस रिलेशनशिप में भी ये मामला हो सकता है। तो ये इसी तरह मियाँ बीवी का भी एक बहुत ही मजबूत और पक्का रिलेशन होता है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं सारी उम्र के, लेकिन कैरेक्टर की वजह से ये इस किस्म के इंसिडेंट होते हैं। ये जो वाकया है सुहेल सुखेरा, ये जो आपको ये जो चेंज नजर आता है, जो आप बात कह रहे हैं, ये बड़ी फलसफियाना है, बड़ी सही भी है, मैं इस बात को समझता हूं। आपको एज अ प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर कितने साल हुए हैं कि ये चेंज इतनी रैंडम नजर आने लग गई है कि खुद शर्मिंदगी होती है कि यार अब क्या कहें इस पे? ये जो हम जब नौकरी में आए थे 2001 में, उस वक्त यकीन करें हालात बड़े डिफरेंट थे, ऐसे चीजें नहीं थी। लेकिन ये कोई जो आखिरी डिकेड है इसमें आके ये इस कदर यूबिक्वस हो गया है, इस कदर ये मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है इन वाकयात की कि ये लास्ट डिकेड्स और सो से जाके हमें फील हो रहा है कि डी जनरेशन बहुत ज्यादा सोसाइटी में। अच्छा मुझे ये बताइए सुहेल, जैसी आपने बातें की, इशफाक साहब का आपने जिक्र किया, उस्तादजा में से हैं, आपको लगता है कि पुलिस इन क्राइम्स को अंडरस्टैंड और इनके खिलाफ लड़ने के लिए ज़हनी तौर पे, अकली तौर पे, इंटेलेक्चुअली इक्विप्ड है? ब्रदर ये पुलिस का काम तो है कि अगर क्राइम होता है इधर प्रिवेंशन भी उसका एक उसमें है फीचर, लेकिन हमारा तो असल काम है कि क्राइम हो उसको पकड़े और उसके एविडेंस जो है वो गैदर करें और उसको इन दी कोर्ट ऑफ लॉ हम प्रेजेंट कर दें।
तो वो तो देखे पुलिस बिल्कुल 100% रेडी है, करती है। ये देख लें, ये 2 दिन के अंदर अंदर हर चीज, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसी तरह सदर के इंसिडेंट है जिसमें एक भाई ने बहन के को मार दिया था, इसी तरह नेबर ने मार दिया था, और देवर ऑल ब्लाइंड मर्डर्स जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने डेट किया। वो रायगढ़ वाला इशू आपको याद होगा, बच्चा जो मर्डर कर दिया था, तो वो भी सारे 1 दिन के अंदर अंदर ही सारा केस कर लिया था पुलिस ने। पुलिस तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर परफॉर्मिंग। अब जो ये कुछ ड्यूटीज हैं जो आप जैसे स्कॉलर्स जो हैं, जो हमारे ओपिनियन मेकर्स हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स हैं, फैमिली के बड़े हैं, इन्होंने ये चीजें इनकलकेट कर दी है। कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ये वो उनका काम है। सोहेल जुखैरा, बहुत शुक्रिया, आपने जो बात की, जाहिर है ये आपने एक पुलिस ऑफिसर और डीआईजी से बढ़ के आपने एक बात की और एक माशरे की तश्कील करने की बात की। मैं बड़ी ईमानदारी से बात कहना चाहता हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर जो कि हमारी गर्द का, यानी कि लफाजी की गर्द का हमेशा शिकार होता है, वो शख्स कह रहा है कि किरदार साजी करनी है, लेकिन इमाम मस्जिद जो है वो अलग सहेली से गुफ्तगू कर रहा है, उसकी वो दोस्त है, और बेगम साहिबा जो है उनका एक अलग दोस्त है, सीटों में आगे पीछे बैठे हुए। भाई हमने भी कॉलेज गुजारा है, कम्युनिकेट करना नामुमकिन है। अगर हो रहा है तो आपकी क्लास जो है वो बहुत आला और हाई है, लेकिन जब वो कहते हैं ना महरम का रिश्ता, वो खुदा के वास्ते हो, अगर ये नहीं समझे तो फिर ये भुगतना पड़ेगा। वक्फा लीजिए, वापस आइए। कुछ साल पहले अगर ये मैं गुफ्तगू करता ना हाफिज साहब, तो शायद आपको लगता, और मुझे भी लगता, और मैं भी इसको तंजन कहता, लेकिन अब जो हालात देख रहे हैं ना, मुझे लगता है तंज नहीं है। मिसाल के तौर पे दोस्त का लफ्ज, लड़की लड़के का दोस्त नहीं हो सकता। मैं अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने कॉलेज में अपने तालिबा को ये बात नहीं कह सकता। वो कहेंगे जी आप कौन पेंडू किस्म के इंसान है, मैं ये नहीं कह सकता। मैं ऑन एयर ये बात कंडेम भी नहीं कर सकता। मैं किसी खातून को बुरा लफ्ज भी नहीं कह सकता, चाहे वो सीट के आगे पीछे बैठी हो, अपने शौहर की मौजूदगी में टेलीफोन नंबर ऑपरेट कर रही हो और एक्सचेंज कर रही हो, मैं नहीं कह सकता। कहना चाहिए, मैं नहीं कह सकता। उसकी वजह ये कि जब मेरा जिस्म, मेरी मर्जी जो है वो इतना बड़ा एक महाज मेरे खिलाफ सामने खड़ा है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं हार मानता। बहरहाल वो महाज इतना बड़ा नहीं है, शो किया जाता बहुत बड़ा। मैं डरता हूं भाई, मैं कमजोर इंसान हूं, मैं डरता हूं। मुझे बताइए कि जब इमाम मस्जिद बाहर ना महरमों को बहने बनाकर उनको कहेगा मेरे साथ चलो अदालत में, तो बीवी तो फिर सहेले बनाएगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपने जो बातें की, आपने जो दिबाचा बांधा था ना कि मौलवी और इमाम मस्जिद का किरदार था, यकीन माने आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है कि बच्चे के कान से अजान देने तक, कब्र तक मौलवी आपका साथ देता है। जहाँ तक सुहेल भाई ने बात की है, आपको पता बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं और उन्होंने बड़ी दुरुस्त चंद बातों की निशानदेही की है, लेकिन मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ। अकबर अलाहाबादी के चंद अशार मेरे ज़हन में आ गए हैं। बेपर्दा नजर आई मुझे कल जो चंद बीबियां, अकबर गैरत कौमी से जमी में गड़ गया, कहने लगा आपका वो पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। 20 साल बाद सुना है और इंशाल्लाह अगले 20 साल अगर जिंदा रहा तो फिर सुनूंगा। हमने सुनना ही नहीं है, हमने शायरी नहीं सुनी। तो अकबर ने यह भी तो कह दिया ना कि तहजीब नौ के मुंह पे ऐसा चांटा रसीद कर कि इस बेहया का, वो अल्फाज तो उन्होंने बड़े गलत, यानी आजकल के दौर में बुरे समझे जाते हैं कि इसका हुलिया बिगाड़ दे। आपने जो बात की है ना, ये जो अभी उस कत्ल होना ठीक है, मुझे बात बताएं, एक चंद बातें इसके तमाचा बुरी बात है, वहां मैं सदके जाऊं आपकी बात के, कमाल बात है ना। मुझे एक बात बताएं कि चंद बातें बड़ी अहम है। एक तो वो इमाम मस्जिद पहले से खौफ फील कर रहा है कि मुझे मेरी बीवी कत्ल कर सकती है। इसका मतलब है कि ये केस बड़ा सीधा साधा है, जबकि 27 जनवरी की रात को मजहबी जमातें ये समझती थी कि ये एक मजहबी तहरीक का बड़ा मुतहर्रिक कारकुन था, कहीं ये फिरका वाराना ना हो। आपने छीन लिए, ये एक मजहबी तहरीक का बहुत ही ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट था। अगर वो डर रहा है अपनी बीवी से, तो मतलब खुदा का वास्ता वो अदालत खुद नहीं जा सकता और लोगों की तहरीकों को ला के वो इस्लामाबाद की सड़कें बंद करते हैं। बिल्कुल। अब ये बात बताएं कि उसको ये अंदेशा था, लेकिन जो दूसरी तरफ मुल्जम बात कह रहा है ना, आप देखिए वो कितने मासूमाना अंदाज में कह रहा है कि उसकी बीवी ने कहा मुझे कत्ल कर दो। तू पागल है? मैं करता। समझ रहे हैं? यानी उसकी बीवी ने कहा कत्ल कर दो तो मैंने कर दिया।
इसका ये जो बात मुल्ज़म कहता है ना फलां के कहने पे किया, ये बहुत बड़ा झूठ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर एक बंदे के कत्ल में पूरी ज़मीन के इंसान मुलव्वस हों तो अल्लाह सबको उसके बदले में मार देगा और अल्लाह ताला को ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं होगी। अन्नहु मन क़तला नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कान्नमा क़तला अन्नासा जमीआ, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जिस मोहब्बती माफिया और मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारों से आप खाइफ है ना, यकीन माने अगर मैं आप आज वो मूवमेंट अब इमामों के घरों में है, पहुंच गई है। ये उसी मूवमेंट, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बड़ी आपने उम्दा तस्वीर कशी किया कि इमाम मस्जिद के घर के अंदर है। अब ये बात बताएं कि इसका हल क्या है। बिलाल भाई अगर हम हल पेश करते हैं ना तो सबसे ज्यादा हमें ये लोग तानो तशनी का निशाना बनाते हैं। हल नहीं पेश करना, मैं अल्लाह ना 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 आप कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि जब आपने तमाचे का जिक्र शायरी में किया था ना अकबर आबादी के, तो तब आपने कहा था कितना गलत उसने बयान किया। नहीं वो अगर तमाचा माशरे को सही कर सकता है तो तमाचा गलत लफ्ज कैसे है? तमाचा नहीं है, फिर पूछता हूं, लफ्ज गलत था के बदले में। फिर पूछता हूं आलिया, आप मेरे साथ हैं आलिया। अब ये जो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सब लोग जो हैं, सब शादीशुदा मर्द जो हैं, वो अपनी बीवियों के फोनों को खुद एक लॉक का कोड लगा दें, उनके मैसेज ना पढ़ें, ना तस्वीरें देखें, ना पूछें कहां जा रही हो, कुछ ना करें। अगर उनको जिंदा रहना है तो क्या औरत बीवी इतनी बेवकत है कि उसका मियाँ उस पर मोहब्बत की नज़र ही ना डाले? हम सिर्फ कीमती चीज़ों को नज़रों में रखते हैं, हम कीमती चीज़ों को संभाल कर रखते हैं। नज़र तो अगली सीट पे बैठा हुआ बस में डाल रहा है ना। बस दोस्ती बहुत, मुझे इस केस स्टडी में एक चीज़ फिर कहने को मिल रही है कि जब हम खुलकर कहते हैं कि औरत मर्द में, लड़का लड़की में दोस्ती नहीं होती, तो जो हमारी नफ़ी करते हैं वो देख लें कि वो किस अंजाम तक जा सकते हैं। अब मर्द और औरत को मैं अलग बिल्कुल नहीं समझती। औरत बहुत सारी चीजों में मुलव्विस है, पूरी तरह मुलव्विस है। मैं उन अपनी माओं को जानती हूँ, या इवन मैं अपनी नस्ल तक अपने आप को भी जानती हूँ कि अगर शौहर पर आंच आए तो उसके सामने खड़े होकर मैं ये चाहूंगी कि मेरा जनाजा मेरे शौहर के कंधे पर जाए। ये कैसी औरत है जिसने इस शौहर की एक बेटी भी पैदा की है, उसने वो सारा टाइम गुजारा, इसको इस शौहर से मोहब्बत ही ना हो सकी? ये औरत के नाम पर धब्बा है। और मैं ये समझती हूँ कि जो औरत की बेपर्दगी है वो बिल्कुल सही है कि उसमें मर्द की बेहयाई शामिल है। ये दोनों बराबर के मुलव्विस हैं। और पहले हम मर्दों के हवाले से तो हम हमेशा से सुनते आए हैं, बेवफाई भी सुनते रहे, और आप किसी भी मर्द से बात करें तो उसको 4 शादियों का भी शौक होता है, औरतों के हवाले से भी बात करता है। लेकिन मेरे माशरे की औरत बाखुदा इस किस्म की किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं करती थी, वो शर्म से मर जाती थी। इस औरत की कहानी सुनकर तो मुझे तकलीफ इसलिए हो रही है कि मैं भी एक औरत हूं, मैं कैसे इसकी किसी बात की जस्टिफिकेशन दूं। और मुफ्ती कवी के साथ जिस तरह के हमने हालात और वाकयात देखे हैं, उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल मैं उसकी तायद करूंगी, और मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके सामने उनके अपने ही मुफ्ती हजरात ने कहा कि हमारी ये शक्ल हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और उन्होंने उनके लिए जो कुछ किया बहुत बेहतरीन किया। लेकिन उसके बाद अगर तवातुर से ये किस्से नज़र आते रहेंगे तो वाकई हमारी तरबियत अगर स्कूल में नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर भी जो हैरेसमेंट के केसेज हैं वहाँ तरबियत नहीं होगी, घरों में हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट गया, हम फ्लैट्स में चले गए, वहाँ नाना दादी भी तरबियत नहीं करेंगे, मोहल्ले के कोई बाबा भी तरबियत नहीं करेंगे। अब रह गया हमारा मजहबी तबका, और उनमें भी अगर ये चीज़ फैल जाएगी तो हमें कौन बचाएगा? और शादियां, अब आप मुझे बताइए। मैं इस बात को ना मैं 2 जुमले कहता हूं, पहले मैं अपनी राय दे दूं, उसके बाद मैं अपना जुमला कहता हूं। राय मेरी ये है कि वो औरतें जो ये कहती हैं कि अल्लाह करे कि हमारा जनाजा हमारे शौहरों के कंधों पे उठे, आप भी इंशाल्लाह मेरी तरह कुड़ कुड़ के मरेंगी, ये सवाए कुड़ने के ना, ये हमारी नस्ल और कुछ नहीं अब कर सकती। वो औरतें मैंने अपनी माँ के बाद नहीं देखी जो ये जुमला कहें किसी भी सूरत में, लेकिन मैं ये कहूँगा तो माशरे को बुरा लगेगा कि जनाब आज इस माशरे पे ख़वातीन, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सारा कुछ जो इतना घट मट किया है ये किसने किया है? इमाम मस्जिद का क्या काम कि वो किसी मोहल्ले की औरत को अपनी बहन बनाए और वो उससे गप्पे मारे, वो अपने दुखड़े उससे शेयर करे, बीवी जो है वो अपने गांव के आदमी से अपने दुखड़े शेयर करे। भाई वो इकट्ठे रह क्यों रहे हैं? उनके पास जब
फतवा आएगा तलाक का या निकाह का तो वो किस मुंह से करेंगे? ये दोस्तियों के मामला जो है ना आलिया, इसके ऊपर वापस आऊंगा, आपसे बात करूंगा। हुजूर, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? शादी कितना अरसा हुई थी और बच्ची जो थी उसकी उम्र क्या थी और अब उसका क्या हाल है? अच्छा बिलाल भाई, अभी तक जो मैं सुन रहा था ना पुलिस की तरफ से वो चीज़ बताई गई, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन ये है, जो हमने इन्वेस्टिगेट किया, ये बच्ची जो है ये इनकी नहीं थी, जो मकतूल हाँ जी आसिफ साहब थे, बल्कि इनके भाई जो इस केस में मुद्दई भी हैं, उनकी बेटी है कारी अजमल साहब। ये 3-4 भाई हैं और सारे ही माशाल्लाह से खतीब हैं, इमाम मस्जिद हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर। और ये इनकी शादी को कितना अरसा हुआ था? इनकी शादी को तकरीबन भाईजान 2 साल हो चुके थे और बच्चा कोई नहीं था। बच्चा कोई नहीं था 2 सालों में। और पिछले साल जब ये बच्ची पैदा हुई है जिसकी आप बात कर रहे हैं या मीडिया में अब तक जो रिपोर्ट हुआ है, इस बच्ची की उम्र अभी 7 दिन थी। तो जैसे हमारा वो चलता है, हाँ जी, नहीं अडॉप्ट कर लिया, लेकिन दूध पीना था, क्योंकि माँ का आपको पता है कि जो इब्तदाई आयाम है बच्चे की वो 2, 4, 5 माह तो पीना पड़ता है माँ का दूध जो है, तो इसलिए वो 6 से 7 माह वो अपनी माँ के पास रही। लेकिन उस दिन से वो मंसूब हो गया ना, मतलब बच्चा कि ये हमारा है, इसे हम अडॉप्ट करेंगे, और वो ले लिया। खैर वो 6 माह बाद ये अपने घर ले गए। कारी साहब की वजह बहुत बहादुरी है बस कि अब वो अडॉप्शन की तरफ भी जा रहे हैं और बिला वजह जा रहे हैं, बिला वजह जा रहे हैं। और वो जो दूध पिलाना है, वो जब तक इनकी अपनी बीवी उस बच्ची को दूध नहीं पिलाएगी, सीने से नहीं लगाएगी, कम से कम 15 दिन, हाँ जी, तो वो उसकी एक शरई मां नहीं बनती। ये बेहतर आप लोग जानते हैं भाईजान या उलमा हज़रात को ज़्यादा पता होगा कि इसकी शरई हैसियत क्या है, कितने दिन और कितना होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ बिलाल भाई कि ये जो है पुलिस इस तक पहुँचती कैसे है कातिल तक, जो इन्वेस्टिगेशन बताती है। सबसे पहले जिस दिन जनाजा होता है मकतूल का, तो उस रोज़ एक मौज़न है जिनका नाम इस्माइल है, वो इसी मस्जिद के वो इनके साथ बड़ी देर से रह भी रहे थे। वो मौज़न ना इनको अपने पास आसिफ साहब ने अपने घर में ही रखा हुआ था और काफ़ी अरसे से ये बच्चा इनके पास के घर में इनको कैसे रखा हुआ था? बस वो होगा कोई उनका सिलसिला, कोई ताल्लुक होगा। 20-22 साल का वो बच्चा इस्माइल जो है, तो उसने जब इनको बताया कि अजमल साहब को जो मुद्दई हैं इस केस के, तो उन्होंने फ़ोन करके अजमल साहब को पहले से इंटीमेट कर दिया, बता दिया कि मुझे पता है कि आसिफ के साथ क्या हुआ। तो अभी अजमल साहब को ये पता नहीं है कि आसिफ साहब के साथ क्या हुआ और क्या होने जा रहा है, और वो कत्ल हो चुके हुए हैं। ये बात कैसे पता है? उसे इस्माइल को पता है। कैसे ऐसे पता है क्योंकि इस्माइल का जो दोस्त है उस्मान उर्फ अशरफ या अशरफ उर्फ उस्मान जिसका नाम ले रहे हैं, वो उसका दोस्त है। तो ये क्या दोनों लड़के इसकी कारी साहब की बीवी के भी दोस्त हैं? हाँ जी, वो उसके भी दोस्त हैं। उनके घर आना जाना मैं आपको बता तो रहा हूँ, एक गेटवे बन गया, एक आपने वो एक ब्रिज बन गया ना। मतलब इस्माइल जो मौज़न है वो बड़े अरसे से कारी साहब के साथ रह रहा है, आसिफ साहब के साथ रह रहा है, और अजमल साहब जो मुद्दई भी हैं वो इनके भाई हैं। आप समझे कि 2 से 3 किलोमीटर के फासले के ऊपर दूसरी एक मस्जिद है जहाँ पे ये खतीब की जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। मनावा के अंदर एक मस्जिद है, वहाँ पे ये कर रहे हैं, और ये जो है ये चाइना स्कीम के अंदर दूसरे भाई जो हैं अजमल साहब, ये वहाँ पे खतीब है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे बहुत सी बातें हो रही थी, जैसे सुहेल सुखेरा साहब से जब बात हो रही थी तो किरदार साजी की बातें हो रही थी। ये बड़ी माजरत के साथ इसे तो अब आप इस अफराद के हजूम को जब माशरा कहते हैं तो यकीन करें दिल दुखता है। मतलब एक फ़र्द से लेके, एक इकाई से लेके अफराद के मजमूए तक जिसे आप माशरा कह रहे हैं, ये बेईमानी, झूठ और हर तरह की बुराई को करना अपना ईमान का हिस्सा, अपना हक समझते हैं। जहांगीर आप मेरे साथ हैं। जहांगीर, ये अशरफ से यह बात जरा पूछेगा कि अगर 2 साल हुए थे शादी को, तो ये उसको कितने अरसे से इस तरह से जानता था कि इनकी प्लानिंग थी कि इसको कत्ल करना है शौहर को, और कत्ल करने के अलावा उसको इसने कभी क्यों इस बात पे क्यों नहीं कहा कि तुम उससे तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो? ये इंसानी बात है, इसमें कत्ल करना क्यों जरूरी हो गया? इसने जो पहले बयान दिया है पुलिस के दौरान भी वो यही कहा है कि 7-8 माह से ये मकतूल की बीवी को जानता था और 7-8 माह पहले ही इसका ताल्लुक उस मुलजिमा के साथ डेवलप हुआ था। इस्माइल भी शामिल था इसमें। कत्ल की मंसूबाबंदी जो है वो कब से तुमने बनाना शुरू की कि इसको कत्ल करना है, और जो लड़का मौज़न है इस्माइल, उसका क्या किरदार? उसका वो उसके साथ कोई लड़की का चक्कर था, वो किसी और लड़की से, ये मैं नहीं जानता वो किस लड़की के साथ उसका चक्कर था।
तो ये जो कत्ल की बात है, ये उसने मुझे उसी रात कहा कि तुम मेरे पास आओ तो फिर मैं तुम्हें सारा कुछ समझाती हूँ, बताती हूँ। ये कोई पहले हम कोई प्लान नहीं बनाया। मैं तो उससे बार बार मना करने के बावजूद उसने मुझे कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपका कोई नाम भी नहीं आएगा, कोई चीज़ भी आपका नाम जिक्र भी नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाए, मैं सारा कुछ संभाल। इस्माइल को पता था कि तुमने ये करना है? अच्छा, एक बात इससे डायरेक्ट पूछना जरा अशरफ से, इससे कहना कि तुम्हारी अलिशा से तुम्हारे ताल्लुकात क्यों थे और क्या थे? पूरा शहर पता नहीं है। अच्छा, एक बात का जवाब दे दो कि जो कारी साहब की बीवी है, जो मुलजिमा है रिश्पा या नादिया, उसके साथ तुम्हारे ताल्लुकात क्या थे और क्यों थे? वो उसे इतना पसंद करती थी, वो कहती कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। मैंने कहा मैं फिर क्या करूँ? कहती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। उसने कहा कि मैंने कहा तलाक ले लेते हैं या भाग के शादी कर लेते हैं। उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा तो फिर क्या करना? कहती है इसका कत्ल करने के बाद हम आज़ाद हो जाएंगे, हमें कोई पूछताछ भी नहीं करने वाला। ये अशरफ उसकी बीवी को मिलता कहाँ था जहांगीर? उसके कोई ये सारी गुफ्तगू के लिए मिलता कहाँ था? कहाँ आते थे? घर आते थे उसको या बाहर बुलाते थे? नहीं, घर ही वो मुझे अपने घर ही बुलाती थी। बाहर कहीं मिलने जाते थे उसको बाहर बुलाते? उस वक्त कारी कहाँ होता था? बाहर वो खुद आई थी, मुझे नहीं पता था, तो फिर उसने मुझे फ़ोन करके बाजार में मिली थी। जब घर बुलाते थे तो कारी साहब कहाँ होते थे? कारी साहब ज़्यादा हम गर्मियों में मिला करते थे, सर्दियों में नहीं मिला। तो ये मुझे नहीं पता। वो कहती कि आओ हम दोनों बैठ के बातें करेंगे। तो इसके बाद कारी साहब कहाँ होते? वो बाहर छत में सो रहे होते हैं। तो पता ही नहीं लगता था कि तुम आए। जहांगीर आप मेरे साथ रहिए कि मैं वक्फे पे जाऊंगा, वापस आऊंगा, और ये जो है ना, ये असूल के तौर पे आके मैं पूछूंगा हाफिज साहब से कि हुजूर अक़दस, मामला मौलवी का हो, दीनदार आदमी का हो, सेकुलर का हो या नॉन सेकुलर का हो, जब आप कानून कुदरत तोड़ेंगे और दोस्तों के हाथ बढ़ाएंगे, चाहे इमाम मस्जिद हो, चाहे वो मौज़न हो, चाहे वो ना हो, तो फिर ये फल खाना पड़ेगा। आप माशरे को अगर दुरुस्त करना चाहते हैं तो आप अपने असूलों की पाबंदी पहले इसके ऊपर नजरसानी करें। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। हफ्ज़ा क्या माल, मतलब क्या टर्न लिया ना स्टोरी ने, यू टर्न लिया है। कारी साहब जो हैं वो इन्वॉल्व है मोहल्ले की बहन बना के, जो उसका मौज़न है वो इन्वॉल्व है एक और खातून के साथ, तीसरा बंदा गांव से आया, आगे पीछे बस में बैठ के शौहर के साथ टेलीफोन नंबर एक्सचेंज हुए, और उसके बाद खातून मोहतरम घर बनाती है। जबकि अगर मैं ये कहूँ कि शौहर घर पे नहीं है, मस्जिद गया हुआ है, तो मस्जिद नीचे है। बेशक ये क्या हो रहा है मस्जिदों में? बिलाल भाई, असल बात ये, अगर आपने ये जिस तरफ निशानदेही की है तो ये तो मैं कहता हूँ कि मुनाफिकत का पूरा आपने नकाब ही उतार दिया। हमारे यहाँ असल में जो आपने कहा ना, अगर अपने असूल को तोड़ देंगे, अगर आप मजहबी घरानों में भी देखेंगे, मिसाल दे रहा हूँ, ये एक इमाम मस्जिद है, बुनियादी तौर पे हम तो चाहते हैं कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम आए, लेकिन हमारे घरों से टीवी नहीं गया, हमारे घरों से केबल नहीं गई, हमारे हाथ में वो मोबाइल है कि जहाँ पे बच्चा जो चीज़ चाहे सर्च करना करे, कोई पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम नहीं। गोरा देखें, उसने पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ मर्जी देखी जा सकती है। बनाया हुआ है, मिडिल ईस्ट है, सऊदी अरब है, यही कह रहा हूँ कि क्या बनाया हुआ है, सब बनाया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ बिलाल भाई, जुराइम जो होते हैं वो कैसे कंट्रोल होते हैं? सिर्फ दो वजूहात हैं, अरस्तू से लेके अफलातून से लेके इब्न खल्दून तक, इस्लामी स्कॉलर से लेके यूनानी स्कॉलर तक चले जाए, दो वजूहात से जुर्म कंट्रोल होता है। एक, एलानिया सजा दी जाए, और ये कोई मौलवी का फतवा नहीं है, वाला कौम फिल की सास नहीं बिलाल भाई, लेकिन हमने अपने असल सजा दी जाए। ओ भाई, आपको फंड नहीं आएगा, यूरोप आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, IMF चला जाएगा मुल्क छोड़ के। मुझे एक बात बताएं, मुझे बड़ी दूर की बात है साहब, बड़ी मादक के साथ आप कानून तो बना लें। मैं ये कहने, कानून तो मौजूद है, कानून साजी की जरूरत है। मतलब आप देखें, मर्डर कर दें, गुंजाइश है कि इंटरम बेल
मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, सही बात है। मैं एक छोटी सी आपको बात बता रहा हूँ, जगह जगह पे हर इशू के ऊपर आपको कानून साजी की जरूरत है। आप जब सुगेरा साहब से बात कर रहे थे किरदार साजी और ये, वो आपको पता है पुलिस के पास, पुलिस जहां चाहे अपना हक जो है वो इस्तेमाल कर लेती है। राह जाते बंदे को फरोल के उनके पास 101 बहाने हैं। 18 साल के चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हो सकता। 18 साल कैद मजिस्ट्रेट से वारंट लेने पड़ते हैं, लेकिन पुलिस क्या करती है, मुखबिर खास ने इतला दी, हो गया, मौके के ऊपर गए, दहशतगर्द है, जाके आप कार्रवाई कुछ भी कर सकते। जिस मुल्क में आप 18 साल की जेल के बाद भी ये साबित ना कर सकें कि ये दहशतगर्द है या नहीं है, तो आप उस मुल्क में अब हया खुद करें, अपनी हिफाजत खुद करें, अपनी मस्जिदों को खुद सही करें, और मौलवियों को खुदा के वास्ते ये इंस्ट्रक्शन जो जिसे कहते हैं ना एक मेमोरेंडम दें, और अपनी बुराइयां मस्जिद के अहाते में ना करें। नहीं, मस्जिद के खाते में क्यों, मुआशरे में भी ना करें। मस्जिद की तो बहुत बड़ा तकद्दुस है। नीचे गिर गया हूं। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मुझे एक बात बताएं कि ये कोई मौलवी कह रहा है वालाकुम फिल किसासी हयातुन, अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे लिए जिंदगी है किसास में, यानी इस तरह की सदाए मौत एलानिया, युकत्तलु और युसल्लबु का लफ्ज़ कुरान पाक में है ना। युसल्लबु किसको कहते हैं, तस्लीब, सूली पे चढ़ाना। एलानिया होता है कि छुप के होता है। हमारे मुआशरे में तो किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो काल कोठरी में, आपको पता है, अंधेरे के अंदर फजर के टाइम पे ना कोई बंदा देखता है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या कहता है, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन, और तुम्हें इस बारे में नरम तुम्हारा दिल ना हो कि एलानिया अगर किसी को सजा हो। मैं हमेशा सोचता था कि अगर हाफिज साहब कभी जिंदगी में इलेक्शन लड़ें तो ये कम से कम मजहबी तबके का वोट लेंगे। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं ये नहीं लेंगे, क्योंकि जो मजहबी तबका है वो उसी मस्जिद में जहां उसका घर है वहां वो कह रहा है कि ये मेरी मुंह बोली बहन है, अल्लाह नबी को कह रहा है कि ये तेरा मुंह बोला बेटा नहीं हो सकता। दूसरा जो बंदा जो जान देता है वो कहता है कि जनाब ये मेरी, और खुदा का वास्ता है आलिया मुझे ईमानदारी से बताइए कि इस माशरे में जहां इतनी गलाजत है, मैं मर्द और औरत की बात, हाफिज को तो मैं रगड़ रहा हूं ना इसलिए क्योंकि मजहबी तबका है और मस्जिद का मकाम है, लेकिन वो जो खातून मोहतरम है जो अपना गलत नाम बता के ये सारा काम जो है वो प्रमोट कर रही है, प्रवोक कर रही है, करवा रही है मुबैना तौर पे। आलिया मैं तो उसके बारे में आप जनाब के अलावा कुछ कहूंगा तो आप लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि आपने तकद्दुस से खातून जो है वो पामाल कर दिया, माशरा जाए जहन्नुम में। बिलाल भाई मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं औरत मर्द की बात नहीं करती, मैं इंसान की बात करती हूँ, हक और नाहक की बात करती हूँ, सच और झूठ की बात करती हूँ। जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने अपने मुल्क में सिस्टम तो नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने मुल्क में वैल्यूज जरूर देखी, जिसकी मैं आपके सामने मुंह बोलती एक तस्वीर, और मेरी जैसी और बहुत सारी औरतें हैं। हमने जब वैल्यूज को खत्म किया है तब माशरे ने घुटने टेके हैं। कानून के ना होने के बावजूद हमारी माओ ने इस माशरे को समेटा हुआ था। मैं फिर कहूँ, मेरे भाई नाराज ना हो, हमारे माशरे की औरत ने पूरे घर को समेटा हुआ था, और ये वही अलार्मिंग सिचुएशन है जो मैं बार बार वार्निंग दे रही हूं, और इसलिए दे रही हूं, माशरे को बता रही हूं, क्योंकि मैं एक इदारे से वाबस्ता हूं और मेरे इदारे में औरतें घर छोड़ छोड़ कर आती हैं, मेरे शेल्टर होम में रहती हैं, वो अपने दिल की सारी बात मुझसे कहती हैं, और पूरे पाकिस्तान की औरतें, चाहे दही इलाके की हो, चाहे शहरी हो, पढ़ी लिखी हो, वो मेरे पास आती हैं। तो बिलाल भाई जब उनकी मैं सोच देखती हूँ, जर्नलिस्ट के हैसियत से क्या समझते हैं कि ये माशरे का एक ऐसा रंग है जो हमने नया देखा है या ये रंग पुराना है? अच्छा बिलाल भाई हम आदी हो चुके हैं, ये पुराना आप कह रहे हैं, ये हमारी नस नस के अंदर और हमारी रगों के अंदर ये दौड़ता है। और मुझे एक बड़ा खूबसूरत जुमला अलामा साहब ने जो कहा था, करामत साहब ने, आपको याद होगा कि जब तक रवायात के खंजर से आयात का कत्ल होता रहेगा माशरा इसी नहज पर जाएगा। क्या जुमला था, क्या खूबसूरत जुमला था। रवायत के कत्ल से आयत को आप काटते रहेंगे, रवायात के खंजर से आयात तो का फिर कत्ल करेंगे, तो फिर यही नताइज निकलने आपके। आप खुद देखें माशरे की आप बात करें। अच्छा अगर मैं ये बात कहूँ और करूँ, वो तो अलामा साहब है ना, वो कर सकते हैं, तो कहेंगे जी ज्यादा ही मजहबी है। नहीं तो मजहबी होना कोई ईमानदारी से है नहीं, मौलवी कहना तंज है, दाढ़ी रखना तंज है।
हम मता कमाल है यार। ऑन अ लाइटर नोट अगर मैं ये बात कहूं, अगर हर दाढ़ी वाला मौलवी या सूफी या उसको लामक आया था तो हर क्लीन शेव को क्या कहना चाहिए? बात सही कह रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब सही कह रहे हैं, कहने का मतलब है इसका ताल्लुक दाढ़ी और गैर दाढ़ी से नहीं होता, ये बंदे के नजरियात से होता है। एक बगैर दाढ़ी वाला बंदा भी मजहबी हो सकता है। नजरियात ये है कि आप उस खातून को मासूम समझ रहे हैं, 302 आपने ऊपर लगाई है, उसकी हो जानी है इंटरम बेल, उसके बाद इस खातून और ये जो बंदा कह रहा है कि मैंने उसके कहने पे वापस कर देनी है, जो कि कातला की बेटी कहलाएगी, और उसके बाद उसने अगले घर में जाना ही जाना है, उसको अदालत सजा नहीं देगी, मजहबी तबका उसको कंडेम नहीं करेगा। किसी मौलवी की किसी मकाम से किसी मेंबर से मुझे बताएं कि इसके खिलाफ आवाज बुलंद हुई हो। सबसे ज्यादा इस्लामी सजाओं, मैं आपको एक बात और कहता हूं, चले मैं अभी ये कहता हूं कि इनका नाम ही बदल दो, इनको इस्लामी सजाओं से छेड़ा ना अगर तो इनका नाम बदल के कोई और सजा रख दो, लेकिन इस तरह के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक इलानिया जब तक नहीं लटकाया जाएगा, और वलियशहद अज़ाबहुमा, अल्लाह कह रहा है और गवाह हूं उस अजाब के ऊपर, उस सजा के ऊपर एक बहुत बड़ा तबका गवाह होगा। तो मुआशरे में जिस सूबे में हुकूमत रही थी मजहबी, उन्होंने कर लिया था, तो करने की अगर कोशिश की थी तो आपको पता है कि जाली वीडियो के एक जाली वीडियो के सहारे कोड़े वाली जाली वीडियो निकली थी, उसके सहारे पूरी के पूरे मजहबी जमातों के सारे बिल को वाइंड अप कर दिया गया था। मजलिस अमल की बात कर रहा हूं, मैं उसी दौर की बात कर रहा हूं। हो सकती है बिलाल भाई, आपको पता, लेकिन ये ख्वाहिश कब पूरी होगी? जब हजरत ईसा आएंगे या मोहम्मद, वो सवात की थी, वो तब भी होगा, वो तब ही जब सवात में कोड़े लगे थे तब वो बिल जो था इस्लामी सजाओं का एलानिया उसको खत्म कर गया। लेकिन एक खुशाइंद बात ये है ना, मैं कहता हूं एक खुशाइंद बात है कि सेनेट में ये करारदाद पेश हो चुकी है एलानिया सजाओं की, होनी चाहिए करारदाद पेश, और इंशाल्लाह मंजूर भी हो जाएगी इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, एक शख्स कहे कि जी मैं खुदा को पसंद करता हूं, मैं अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूं, मैं जनाब बहुत नेक काम करता हूं, मैं सारे अच्छे काम करूंगा, मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा, तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं। जब तक आप इस्लाम की सजाएं नाफिज नहीं करेंगे, आपका कलमा कैसे पूरा होगा?